आज हम लोग जानते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है? ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तो इनके जनक कौन है? अगर इनके जनक का बात किया जाए, तो इनके जनक का नाम है एडम स्मिथ, जिन्होंने 1776 ईस्वी में यानी 1776 में इनका एक बुक था वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है? वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। आज हम लोग जानेंगे अर्थशास्त्र की विचारधाराएं, जो कल हम लोगों ने आपसे बोला था। अर्थशास्त्र की विचारधाराएं, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र की अगर विचारधाराएं का बात किया जाए, तो इनमें 3 प्रकार का विचार आया था। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला अगर कहा जाए, तो पहला क्लासिकल आया था, ठीक है? कौन सा? क्लासिकल इकोनॉमिक। सेकेंड में बात किया गया कीनीसियन। किसका बात किया गया? कीनीसियन इकोनॉमिक। थर्ड में बात किया गया उदारवाद। किसका? उदारवाद, या इसी को नव उदारवाद हम लोग कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो देखिएगा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहने का अर्थ होता है कि ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी इसमें सरकार का अर्थव्यवस्था में, किसमें? अर्थव्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये किनका कहना था? क्लासिकल इकोनॉमिक का। और इसके जनक का अगर बात किया जाए, तो एडम स्मिथ जी थे, ठीक है? और इसमें इन्होंने कब ये बात किया? तो 1776 में इनका एक बुक आया था वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने इसकी चर्चा की है, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे कि ये जो कीनीसियन, ठीक है, कीनीसियन जानने से पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्लासिकल इकोनॉमी को ही हम लोग पूंजीवाद भी कहते हैं, ठीक है? ये कैसा अर्थव्यवस्था बता रहा है? तो ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा है, जिसमें जानेंगे कि सरकार का कोई भी हस्तक्षेप ये सब नहीं होना चाहिए। अगर वहीं हम लोग कीनीसियन इकोनॉमिक का बात करें, तो इसमें कहा जाता है कि सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होना चाहिए। सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी कि जितने भी हमारे पास संसाधन है, उसमें पूरा कंट्रोल किनका होना चाहिए? तो सरकार का होना चाहिए। और ये किनका कहना था? तो कीनीसियन। इनका पूरा नाम है J.M. कीनीसियन, ठीक है? और इनका किताब का नाम अगर कहा जाए, इनके पुस्तक का नाम, तो इनके पुस्तक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है? और इन्होंने अपना बुक पब्लिश किया था 1936 में। ये कीनीसियन जी का कहना था। वहीं अगर हम लोग बात करें उदारवाद, नव उदारवाद, तो इसमें कहा जाता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप हो, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था जो है, हम लोग का मांग सप्लाई जो भी है, वो एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन इसमें सरकार का भी नियंत्रण होना चाहिए। तो इसमें हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता
होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या आ गया? लेकिन सरकार का भी क्या हो? सरकार का भी हस्तक्षेप हो। ठीक है, सरकार का भी क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। यानी सिंपल सा हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक है ये किसका बात कर रहा है? तो ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? तो ये पूंजीवाद पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, वही अगर हम लोग केनीसियन जे एम केनीसियन का बात करें तो ये बात करते हैं समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। अगर हम वही उदारवाद या नव उदारवाद में जाएं तो ये बात करते हैं मिश्रित वादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका तो यहाँ से हम लोग को ये भी पता चला कि अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कुछ बताने वाले हैं पूंजीवाद, समाजवादी और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सुनिएगा, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब होता है ये कि अधिकांश संसाधन निजी स्वामित्व में होते हैं। इसमें कैसे होते हैं संसाधन? निजी स्वामित्व में। अगर हम लोग कहें तो इधर लिख सकते हैं, देखिए इसमें जो है अगर अगर पूंजीवादी या पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का बात करें तो इसमें कहा गया कि जितने भी संसाधन यानी अधिकांश संसाधन कैसे होते हैं? निजी निजी स्वामित्व के। निजी कहने का मतलब होता है प्राइवेट। इसमें अधिक से अधिक आपको कैसे मिलते हैं? तो निजी क्षेत्र मिलेंगे। अधिक से अधिक कैसे क्षेत्र मिलते हैं? निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र। इसमें सरकार का अगर कहा जाए तो हस्तक्षेप बहुत ही क्या होता है? कम होता है। सरकार का हस्तक्षेप क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा इनका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। इसमें क्या होता है? कीमत तंत्र होते हैं। पूंजीवाद में क्या होते हैं? कीमत तंत्र। अब ये कीमत तंत्र क्या है? कीमत तंत्र कहने का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत एवं कीमत मांग एवं आपूर्ति तय करती है। यानी किसी भी वस्तु की कीमत कौन तय करेगा? या तो उसका मांग या तो उसका आपूर्ति यानी सप्लाई। उसके बाद इसमें बाजार सेना होता है। बाजार सेना बाजार सेना कहने का मतलब होता है कि जब मांग और आपूर्ति का स्वतंत्र प्रवाहन हो यानी कि उसको कोई भी नियंत्रण न करे। उसके बाद होता है कि इसमें जो उपभोक्ता होते हैं इसमें जो उपभोक्ता होते हैं ये कैसे होते हैं? तो उपभोक्ता संप्रभु होते हैं। कैसे होते हैं? संप्रभु। कहने का मतलब कि जब उपभोक्ता यानी जब कंज्यूमर के पास बहुत सारे क्या हो? विकल्प हो। ठीक है, इसमें लाइजेज प्रणाली भी होती है। लाइजेज प्रणाली कहने का मतलब क्या होता है? तो लाइजेज प्रणाली कहने का मतलब होता है कि जब एक उपभोक्ता मांग करे और एक उत्पादक उसका क्या करे? आपूर्ति करे। अगर हम लोग कहें कि ये जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है ये कहाँ कहाँ किस किस देश में है? तो एक तो आपका यूके में है, हांगकांग में है। यूके हो गया, हांगकांग हो गया, आपका न्यूजीलैंड में हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया। क्या होता है? सिंगापुर हो गया। साथ ही साथ कहा जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया में हो गया।
कहाँ हो गया, ऑस्ट्रेलिया में, और साथ ही साथ कनाडा। ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में हमारा क्या है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की बात की गई है। वहीं अगर हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था का बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, यहीं पे बता देते हैं, समझिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था ये क्या होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि अधिकांश संसाधन, ठीक है, वो सरकार के स्वामित्व में होंगे। यानी इसमें जो संसाधन है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा किनके अधीन होगा, तो सरकार के। ठीक है, अधिकांश संसाधन किनके स्वामित्व में होते हैं, सरकार के। ये अधिक से अधिक क्या चाहेंगे, अधिक से अधिक, ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र चाहते हैं। क्या चाहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र चाहते हैं। ठीक है, वहीं अगर यहाँ देखें तो कैसा चाह रहा था, निजी क्षेत्र, और यहाँ पे निजी क्षेत्र, और वहीं यहाँ देखें तो क्या चाह रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो समाज कल्याण, सबसे पहले क्या होता है, समाज कल्याण की बात करता है। वहीं पे ये आय का समान वितरण चाहते हैं। आय का क्या चाहते हैं, समान वितरण। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बाजार सेना है, लेकिन समाजवादी में देखेंगे तो बाजार सेना का अभाव होगा। बाजार सेना का क्या होगा, अभाव होगा। अगर वहीं पे यहाँ देखा जाए तो यह केंद्रीय आर्थिक नियोजन करते हैं। क्या करते हैं, केंद्रीय आर्थिक नियोजन, केंद्रीय आर्थिक नियोजन का भी यहाँ बात किया गया। यहाँ पे कहने का मतलब कि जो आर्थिक है, आर्थिक रूप से उसे हम संचालित करने का काम करते हैं और सभी लोगों का विकास करने में हम लोग सहायता करते हैं। यानी कौन, हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर यहाँ देखा जाए तो जो उपभोक्ता है, ठीक है, इनके पास कोई विकल्प नहीं होता, इनके पास कोई भी विकल्प नहीं होता। जैसे आप राशन में चले जाइए, जो सरकार राशन देती है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे जो उपभोक्ता होते हैं तो जो वहाँ पे जैसे गेहूँ चावल जो है वही आपको मिलेगा, इसके अलावा कुछ आपको अलग से आपको नहीं मिलता है। अगर हम लोग जाने कि ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये कहाँ कहाँ है, तो चीन में आपका मिलेगा, ठीक है, रूस में मिलता है, फिर उसका नॉर्थ कोरिया में भी आपका कैसा है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगर हम लोग बात करें ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है, किसका बात, मिश्रित अर्थव्यवस्था ये क्या होता है, तो देखिएगा इसमें दोनों क्षेत्र होते हैं। यानी इसमें निजी क्षेत्र भी होंगे, साथ ही साथ इसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी होते हैं। दोनों क्षेत्र इसमें होते हैं। साथ ही निजी क्षेत्रों का इनका उद्देश्य क्या रहेगा, अधिक से अधिक लाभ कमाना, और इनका उद्देश्य रहेगा अधिक से अधिक समाज कल्याण करना। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो भारत में ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारत में ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में परिवर्तित हुआ और मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई। लेकिन पूर्ण रूप से 1991 में, कब, 1991 में मनमोहन राव समिति के सिफारिश के द्वारा नई आर्थिक सुधार हुए और नीतियों को लागू किया, और जिसमें क्या लागू किया गया, LPG
ये लागू किया, करने के बाद क्या हुआ, इल मतलब होता है उदारीकरण, इल मतलब उदारीकरण, यानी उदारीकरण कहने का मतलब होता है कि इसमें लाइसेंस पद्धति या प्रणाली को सबके लिए प्रारंभ किया गया। पी से कहा गया, तो पी से आपका हो गया निजीकरण, पी से क्या हो गया, निजीकरण, यानी सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों में हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। और जी से होता है वैश्वीकरण, जी से वैश्वीकरण, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है, अर्थात अधिक से अधिक देशों के साथ क्या कर सके, आयात और निर्यात कर सके। तो ये हम लोग का था कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अब अगर हम लोग जाने कि ये जो अर्थव्यवस्था है, तो भारत के आर्थिक क्षेत्र को किन किन आधारों पर बांटा गया है, ठीक है। तो भारत के आर्थिक क्षेत्र, भारत के आर्थिक क्षेत्र, इनको किन किन आधारों पर बांटा गया है। तो सबसे पहले तो गतिविधियों के प्रकृति के आधार पर, गतिविधियों के प्रकृति के आधार पर, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसके आधार पे हमने क्या कर दिया, गतिविधियों के प्रकृति के आधार पे हमने आर्थिक क्षेत्र को बांटा। इसमें क्या क्या आता है, तो पहले नंबर पे आता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। सेकंड पे आपका आता है द्वितीयक क्षेत्र। तीसरे नंबर पे कहा जाए तो तृतीय क्षेत्र। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास क्षेत्र हैं। इसी में तृतीयक क्षेत्र को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है चतुर्धातुक क्षेत्र और एक हमारा होता है पंचक क्षेत्र। ये तो गतिविधियों के प्रकृति के आधार पे है। अगला हम लोग देखते हैं कार्य परिस्थितियों के आधार पर, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संगठित और दूसरा होता है असंगठित। अब ये क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। तीसरे में कहा जाए तो हम लोग स्वामित्व के आधार पे, किसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पे हम लोगों ने बांटा। तो पहले नंबर पे आता है सार्वजनिक क्षेत्र, सेकंड पे आता है निजी क्षेत्र। तो हम लोग अगले लेक्चर में भारत के आर्थिक क्षेत्र को डिटेल से हम लोग जानेंगे कि ये गतिविधियों के प्रकृति के आधार पे कैसे हम लोगों ने बांटा, कार्य परिस्थितियों के आधार पे हमने कैसे बांटा है और ये होता क्या है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पे कैसे हमने बांटा और इसमें क्या क्या होता है, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें।